सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि साथियों आपको पता है कि अभी लॉकडाउन के चलते सभी मार्केट हमारे बंद है और ऐसी परिस्थिति में मेरे पास में अभी न कोई वाइट बोर्ड अवेलेबल है न ब्लैक बोर्ड अवेलेबल है। पर मैं ऐसी परिस्थितियों में मैं आपको अभी जैसी भी सुविधा उपलब्ध है वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे पास में वाइट बोर्ड अवेलेबल होता तो मैं आपको और अच्छे से मानचित्रों के द्वारा या चित्र बना करके या और भी अच्छे से आपको अच्छे से पढ़ा सकता था ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से। पर अभी जैसी सिचुएशन है उसके अनुसार ही हम क्लास ले रहे हैं और आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि अभी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है और इसी कारण आप अपने घर से बाहर ना निकलें। अगर कोई भी कार्य के लिए बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा करके निकलें। और पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था लोकसभा का गठन और आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा का गठन। देखिए, हम कक्षा 10 की राजस्थान बोर्ड के केंद्र सरकार का टॉपिक पढ़ रहे थे पिछली बार और आज हम केंद्र सरकार का ही टॉपिक है। जो लोकसभा का गठन हमने पिछली बार पढ़ा था, आज हम राज्यसभा का गठन पढ़ेंगे। देखिए, राज्यसभा के गठन में सबसे पहली बात यह है कि राज्यसभा भारतीय संविधान के अपन ने पहले पढ़ा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 ये कहता है कि भारत की एक संसद होगी जिसके 2 सदन होंगे, जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल होगा। जैसे संविधान का अनुच्छेद 80 है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि एक जैसे एक लड़की का नाम याद कर लो आप, सरला, सहरला, सरला, से 79 है ना, से हो जाएगा संसद जिसका अनुच्छेद 79 हो जाएगा और रह से हो जाएगा राज्यसभा यानी उसका अनुच्छेद हो जाएगा 80 और 81 लय से हो जाएगा लोकसभा। तो लोकसभा का गठन जो किया गया वो 81 में किया गया। तो हम आज पढ़ेंगे राज्यसभा के गठन में। देखिए, राज्यसभा जो है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और ये स्थायी सदन है और इसे हम विशेष सदन भी कह सकते हैं। इसे हम विशेष सदन क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लोगों को चुना जाता है, जैसे राष्ट्रपति ऐसे 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जो किसी विशेष ख्याति ग्रुप में होते हैं, साहित्य के क्षेत्र में या कला या विज्ञान के क्षेत्र में जो चुने जाते हैं, इसलिए इसको अपन विशेष सदन की संज्ञा भी दे सकते हैं। तो इसको हम उस सदन कह सकते हैं, स्थायी सदन कह सकते हैं। और स्थायी सदन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जैसे लोकसभा के बारे में अपन ने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। यदि उस पार्टी को, उस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा को भंग कर सकता है। परंतु राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता, यानी ये एक स्थायी सदन है। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। परंतु राज्यसभा के स्वयं का, राज्यसभा के खुद का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा में अभी अगर कार्यकाल की बात चलती है तो कार्यकाल मतलब कि इसमें जो अभी वर्तमान में जैसे हमारे जो अधिकतम जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 245 है। अगर अपन सदस्य संख्या की बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 250 हो सकती है। 250 में आपको शायद पता हो कि 238 सदस्य है, 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। जो कि अभी मैंने आपको बताया कि साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में उनको शामिल किया जाता है। तो उसी प्रकार जो 238 सदस्य है जो अधिकतम जो निर्वाचित किए जाते हैं, उनमें 234 सदस्य तो होते हैं राज्यों से और 4 सदस्य जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से, संघ शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, जिनमें दिल्ली से 3 तो दिल्ली से चुने जाते हैं और एक पुदुचेरी से। ये 250 का आंकड़ा अपन ने अधिकतम पढ़ा है। वर्तमान में अगर अपन इसकी अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें वर्तमान में तो 245 है। 245 में अभी अपन बात करें 245 में तो अधिकतम जो वही आप जो पहले वाला सिस्टम उसको देख लीजिए कि 12 जो सदस्य है वो तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 233 सदस्य यानी 233 है ना, 233 सदस्य ऐसे होते हैं जो राज्यों से चुने जाते हैं, जिनमें 229 सदस्यों को राज्यों से चुना जाता है और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुना जाता है। तो वही बात है कि 4 वही, एक 3 तो दिल्ली से हो गए और एक पुदुचेरी से हो गए। और अभी वर्तमान में मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि अभी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 हट गया है, उसके बाद में जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था, अब हमारे भारत में 28 राज्य रह चुके हैं, तो 4 जो सीटें थी राज्यसभा की वो जम्मू कश्मीर से थी। तो अब अभी जैसे नए आंकड़ों के अनुसार अपन देखें
तो जो 4 जो सीटें जम्मू कश्मीर से थी वो अब केंद्र शासित प्रदेशों से 4 सदस्य न चुने जाकर के अब 8 सदस्य चुने जाएंगे, यानी उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं। और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा सदस्य संख्या के अलावा कि राज्यसभा में अगर भारतीय संविधान में अपने जो अनुसूची 4 है, भारतीय संविधान की जो अनुसूची 4 है उसमें दिया गया है कि राज्यसभा में मतलब कि किस राज्य से कितने सदस्यों को चुना जाएगा। अनुसूची 4 में इसका उल्लेख किया गया है कि राज्यसभा में किस राज्य से कितने सदस्यों को चुना जाएगा। इसमें राज्यसभा से जो निर्वाचित होने वाले सदस्य है, राज्यसभा से जो निर्वाचित होने वाले सदस्य है उनका आवंटन किया गया है। और जैसे कि मैं आपको बता सकता हूं कि उदाहरण के लिए हमारे राजस्थान से जैसे भी 233 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है, तो हमारे राजस्थान से जो 10 सदस्य जो चुने जाते हैं, हमारे राजस्थान से जो 10 सदस्य चुने जाते हैं तो उनको एक साथ नहीं चुना जाता है। यानी अपन ने इसके बारे में पढ़ा था कि राज्यसभा के जो सदस्य है वो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य यानी 33% जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त या अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो इनके जो सदस्यों का जो चुनाव है वो एक बार में नहीं होता है। यानी जैसे भी मान लो मैंने भी आपको बताया कि हमारे जो राज्यसभा की जो अभी निर्वाचित सदस्य संख्या जैसे है 233 है 245 में से, तो इनमें राजस्थान से जो 10 सदस्यों को चुना जाता है तो वो मतलब कि प्रत्येक 2 वर्ष में अलग अलग तरह से चुना जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अभी जैसे मान लो 2020 में हमने 3 सदस्यों को चुना, या 2022 में फिर 3 को जोड़ा, फिर 2024 के अंदर अपने 4 सदस्यों को ले लिया। तो अपन ने ऐसे डिवाइडेशन में प्रत्येक 2 वर्ष में अपन ने इनको चुना। यानी एक साथ राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको एक साथ नहीं चुना जाता है, उनको मतलब कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को चुना जाता है ना। ऐसे करके जो कुल सदस्य संख्या हो जाती है, जैसे हमारे राजस्थान में 10 है तो 10 वो जैसे 3 + 3 + 4 यानी टोटल हो गए आपके 10, यानी प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को चुना जाता है। और उसके हिसाब से अगर और भी अपन देखें तो जो अपने राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका जो चुनाव है यानी निर्वाचन पद्धति किस तरह से की जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं, जैसे राष्ट्रपति भी अपन ले सकते हैं, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, या राज्यसभा की जो सदस्य है उनका जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। या अपन इसको कह सकते हैं कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति। यानी इसका मतलब क्या होता है मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति किसे कहते हैं कि इसमें जैसे ही मान लो अभी जैसे इसमें बात आ रही है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना उनका निर्वाचन की ये पद्धति है, यानी इस पद्धति से इनका चुनाव होता है। एकल संक्रमण का मतलब होता है कि जो मतदाता होते हैं, जो मतदाता राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, वो मतदाता मत जो देते हैं वो वरीयता क्रम से देते हैं। किस क्रम से देते हैं? वरीयता क्रम में। जैसे भी मान लो हमारे राजस्थान में भी जो अपने सीटें हैं या विधानसभा के कुछ सीटें जैसे कितनी है 200 है, और हमारे राज्यसभा की जो सीटें हैं राजस्थान में 10 है। तो ये जो 200 सदस्य है, यहाँ जो 200 सदस्य या 200 सीटें, इनके माध्यम से राज्यसभा के 10 सदस्यों को चुना जाएगा। तो वो ये जो 200 जो मतदाता है, ये जो हमारे यहाँ से 200 सीटों की जो मतदाता है, ये मतलब कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको अपने अलग अलग क्रम में वरीयता देते हैं। जैसे भी मान लो उदाहरण के लिए राज्यसभा के लिए जैसे मान लो हमारे यहाँ पर प्रत्येक 2 वर्ष में जैसे 10 सीटों में से 3 सदस्यों का चुनाव हो रहा है, तो उसमें ये एक वरीयता क्रम बनाएंगे। जैसे कि मान लो 5 मतलब कि 3 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, है ना, उम्मीदवार 3 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें जो वरीयता कैसे देंगे, जैसे A, B, C, D जैसे 4 उम्मीदवार है, ये इन सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें ये जो अपने जो विधानसभा के जो सदस्य है ये प्रत्येक मतलब कि उम्मीदवार को अलग अलग वरीयता देते हैं। जैसे मैंने पहले वरीयता दी A को, फिर मैंने कहा कि D बनना चाहिए, या फिर मैंने बोला C बनना चाहिए, या फिर मैंने बोला B बनना चाहिए। तो एक वरीयता दी जाती है, एक क्रम बनाया जाता है, और इसी को अपन एकल संक्रमणीय मत पद्धति कह सकते हैं। और अनुपातिक जो होता है ना, अनुपातिक किसे कहते हैं कि इसमें जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है, यानी एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। जैसे 50% प्लस 1 जो मत होते हैं, तो उसी हिसाब से इसको अपन ने न्यूनतम कोटा या निश्चित कोटा इसमें प्राप्त करना होता है अनुपातिक पद्धति में। तो उसके अलावा अगर अपन देखें तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो अपन ने पढ़ा, और इसकी जो चुनाव की पद्धति वो अपन ने पढ़ी। और उसके अलावा राज्यसभा के जो सदस्यों का जो अपन वेतन पढ़े तो वो भी आपको पता है कि अपन ने पिछली बार पढ़ा था कि संसद के संचित निधि कोष से इनका वेतन दिया जाता है। और कार्यकाल राज्यसभा का स्वयं का खुद का कार्यकाल कुछ नहीं होता है, सदस्यों का कार्यकाल होता है।
और उसके बाद में अगर अपन राज्यसभा की अन्य बातें करें, अगर और भी इसको अगर अपन और भी हिसाब से आगे पढ़े तो राज्यसभा को राज्यसभा ही क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या कारण आपने पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो तो भी मैं आपको बताऊंगा कि राज्यसभा को राज्य की सभा ही क्यों कहते हैं। क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो उनका जो निर्वाचन है वो राज्य की विधानसभा की सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यानी राज्य की जो विधानसभाएं है, राज्य की जो विधानसभा के जो सदस्य है उन्हीं के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। जैसे अभी मैंने भी आपको बताया कि जैसे राजस्थान में 200 सदस्य है तो उनके द्वारा हमारे राजस्थान में जो राज्यसभा की जो 10 सीटें हैं उन 10 सीटों का चुनाव वो 200 सदस्य करते हैं। और राज्यसभा को हमने मतलब कि जैसे भारतीय संविधान के अनुसार अपन देखें तो राज्यसभा को हमने किस लिए अपनाया, राज्यसभा को हमने इसलिए अपनाया क्योंकि हमारे यहाँ पर या हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। इस कारण हम राज्यसभा को हमारे सरकार के द्वारा राज्यसभा को, ये हमारे देश के द्वारा राज्यसभा को अपनाया गया है। और उसके अलावा राज्यसभा में अगर अपन देखें तो राज्यसभा भारतीय संविधान के अनुसार अगर अपन देखें तो राज्यसभा में लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को कम शक्तियां प्राप्त है ना। तो योग्यता अपन ने नहीं पढ़ी है तो योग्यता भी पढ़ लेते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, वही है जैसे अपन ने लोकसभा का पढ़ा था। मैंने आपको पहले भी कहा था कि योग्यता सबकी सेम है, खाली आयु की बात करें तो आयु सबकी अलग अलग है। जैसे अभी लोकसभा का अपन ने पढ़ा था कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कम से कम 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, और वही इसके अंदर है 25 की बजाय इसमें 30 है। राज्यसभा में 30 है और राज्यसभा में वही है कि पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए या मानसिक रूप से या किसी न्यायालय के द्वारा वो पागल न ठहराया गया हो। और दूसरी बात अपन पढ़ सकते हैं कि वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। तो मुख्य रूप से लगभग योग्यताएं लमसम समान है और कार्यकाल मैंने आपको बता दिया है और वेतन मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से इसमें कुछ पदाधिकारी भी होते हैं, जैसे राज्यसभा का एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और अभी आपको पता ही है कि हमारे भारत में वर्तमान में जो पदेन सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू जी, वो हमारे अभी राज्यसभा के पदेन सभापति है। तो सभापति और उपसभापति इसके बारे में हम विस्तार से अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष को भी शामिल करेंगे, उपाध्यक्ष को शामिल करेंगे और राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी शामिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और इसके आगे का हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।